हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के पिछले पार्ट में हम लोगों ने जेनरिक टाइप ऑफ हीट इंजन्स या हीट पंप या रेफ्रिजरेटर्स देखा। लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग एक स्पेशल टाइप का डिवाइस देखेंगे जिसका नाम है कार्नो इंजन। ये जो टी है ना, मोस्ट प्रोबेबली प्रोनाउंसिएशन में ये टी साइलेंट रहता है, तो इसको कहेंगे कार्नो इंजन। कार्नो इंजन की स्पेशलिटी क्या है? इस इंजन की स्पेशलिटी ये है कि इस इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस करता है और वो साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल है। और इस साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। ये 4 स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस करता है। उस 4 स्टेप में 2 स्टेप में एक्सपेंशन होता है और 2 स्टेप में कॉम्प्रेशन होता है। तो कार्नो इंजन की स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस कहता है जिसको कहते हैं कार्नो साइकिल। ये साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। रिवर्सिबल साइकिल है, इसका मतलब हम लोग इसको पीवी डायग्राम में प्लॉट कर सकते हैं। और इस साइकिल में 2 प्रोसेसेस होती हैं एक्सपेंशन की, विच आर फॉलोड बाय 2 प्रोसेसेस ऑफ कॉम्प्रेशन। 2 प्रोसेसेस जो एक्सपेंशन का होता है वो पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और उसके बाद होता है कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन में पहले होता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन और उसके बाद होता है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो इसको अभी हम लोग पीवी डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेज कार्नो साइकिल में होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? ये जो गैस है इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और इसको एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करने के लिए इसमें हीट देना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लोग इस गैस को या वर्किंग सब्सटेंस को एक एनर्जी रिजर्वॉयर पे रख देते हैं और ये एनर्जी रिजर्वॉयर एक हाई टेम्परेचर TH पे है। ये एनर्जी रिजर्वॉयर हीट प्रोवाइड करेगा इस सिस्टम को। ये जो सिस्टम है ना जिसमें कार्नो साइकिल अभी होगा, ये है आपका हीट इंजन। इसमें हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड करने से ये गैस एक्सपैंड करेगा और अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और TH पे रहेगा। तो ये जो एनर्जी रिजर्वॉयर है ना, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब जब ये हीट प्रोवाइड करता है तो हीट प्रोवाइड करने के बाद भी इस एनर्जी रिजर्वॉयर का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है। इस गैस का टेम्परेचर भी TH पे ही रहता है, वेयर TH इज द टेम्परेचर ऑफ दिस एनर्जी रिजर्वॉयर। तो कार्नो साइकिल का पहला स्टेप समझ लो। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, इसको जब हम लोग पीवी डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? एक आइसोथर्मल लाइन बनाओ। इस आइसोथर्मल लाइन की खासियत क्या है कि इस लाइन पे हर जगह टेम्परेचर क्या है? TH है। अब यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स बना दीजिए। इनिशियल स्टेट ये 1 है, ये स्टेट 2 है। तो 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद इसमें क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। यानी कि आप इस वर्किंग सब्सटेंस को या इस गैस को एक एडियाबैटिक कंटेनर के ऊपर रख देते हैं। और एडियाबैटिक की खासियत क्या होती है? हीट फ्लो उसमें 0 हो जाएगा। तो इस वर्किंग सब्सटेंस का सबसे पहले देखो क्या हुआ? 1 से 2, 1 इसका इनिशियल स्टेट है, 1 से 2 तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। 2 से आगे भी इसका एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये एक्सपेंशन होगा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए देखो हमने क्या किया है? उसी वर्किंग सब्सटेंस को, उसी गैस को थर्मली इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म उस पर रखा है। इसकी खासियत ये है कि ये हीट का फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये वाला स्टेज क्या हुआ? ये वाला स्टेज हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आप जब इसको पीवी डायग्राम में प्लॉट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट करता हुआ एक एडियाबैटिक कर्व बनाइए और एक्सपेंशन होकर के मान लीजिए कि आप 3 तक आ गए। 1 से 2 गए तो ये हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 2 से 3 आए तो ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ध्यान दो, ये जो एडियाबैटिक कर्व है ना, वो इस आइसोथर्मल कर्व से ज़्यादा स्टीप है। इसके बाद 2 स्टेजेस होते हैं कॉम्प्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग 3 से 4 तक आएंगे। इसमें क्या होगा? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। तो ये वाला स्टेज हो जाएगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का। आप यहाँ पर आ गए 4 पे और फिर 4 से 1 आप वापस जाएंगे किस प्रोसेस के थ्रू? एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर आप एक एडियाबैटिक लाइन बना दो और आप वापस 1 पे आ गए। तो ये जो हमने एक क्वाड्रिलेटरल शेप का पीवी डायग्राम में प्लॉट बनाया है ना, ये होता है कार्नो साइकिल का पीवी डायग्राम। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये देखो, इनिशियल स्टेट था 1, 1 से 2 हम लोग गए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से 3 हम लोग गए एडियाबैटिक
एक्सपेंशन, तो इस एडियाबैटिक वाले में Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 से 4 हो गया आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो जब कॉम्प्रेशन होगा ना तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट रिलीज करेगा वापस इन्वायरमेंट को, वापस सराउंडिंग को ये हीट कुछ रिलीज करेगा, यानी कि ये QL हीट यहाँ से रिलीज हो रहा है। यहाँ पर देखो QH हीट इनपुट हुआ वर्किंग सब्सटेंस में या इंजन में, हीट इनपुट हुआ QH, और फिर 4 से 1 आप वापस गए तो इसमें फिर Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो। TH हो गया हायर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका एनर्जी रिजर्वॉयर है, जिस एनर्जी रिजर्वॉयर ने इस इंजन को हीट प्रोवाइड किया। कितना हीट प्रोवाइड किया? QH अमाउंट ऑफ हीट। ये TL हो गया टेम्परेचर ऑफ द एनर्जी सिंक, लोअर टेम्परेचर जिस पे आपने वर्किंग सब्सटेंस को रखा, और रखने के बाद आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हुआ। कॉम्प्रेशन हुआ तो हीट रिलीज हुआ, QL अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ बैक टू द सराउंडिंग या बैक टू द एनवायरनमेंट, यानी कि इस गैसियस सिस्टम से QL अमाउंट ऑफ हीट निकला। और यहाँ पर QH और QL जो हम लोग ले रहे हैं ना, हम लोग हीट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर आप साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो QH क्या हो जाएगा? इट इज़ द हीट इनपुट इनटू द सिस्टम। तो QH तो हो गया पॉजिटिव हो गया, जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं ना कि अगर सिस्टम में हीट इनपुट हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर सिस्टम में से हीट निकले बाहर जाए रिलीज हो तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तब तो इस QL के साथ माइनस आ जाएगा, यानी कि QL की वैल्यू कुछ -100 जूल, -200 जूल आएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने QL लिखा है ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि जब हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें QL और QH का मैग्नीट्यूड लेते हैं, काम हमारा बन जाता है। तो ये हो गया PV डायग्राम ऑफ अ कार्नो साइकिल या कार्नो इंजन। इस कार्नो साइकिल के चारों स्टेज को हम लोगों ने एक साथ यहाँ पर दिखाया है। पहले स्टेज में देखो क्या हुआ, द गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद आप यहाँ से इस स्टेज में आते हैं, इसमें क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद देखो यहाँ पर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है। एनर्जी रिजर्वॉयर है एट टेम्परेचर TL। TL क्या है? लोअर टेम्परेचर है। तो इस केस में इस गैसियस सिस्टम में से QL अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बैक हुआ टू द एनवायरनमेंट। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो जाएगा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। फिर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन से आप वापस इनिशियल स्टेज में आ गए। तो ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द कार्नो साइकिल। और इसमें देखो साइक्लिक प्रोसेस जो हो रहा है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जब आप PV डायग्राम बनाओगे तो वर्क डन इसमें से पॉजिटिव आपको निकलेगा, यानी कि नेट वर्क डन बाय द सिस्टम कुछ मिलेगा, यानी कि ये हीट इंजन की तरह काम कर रहा है। इसी साइकिल में अगर आप डायरेक्शन ऑफ द साइकिल को रिवर्स कर दोगे तो ये जो कार्नो डिवाइस है ये एक रेफ्रिजरेटर या पंप की तरह काम करने लगेगा। तो ध्यान देना, जब भी PV डायग्राम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना, यानी कि नेट वर्क डन पॉजिटिव कुछ उस डिवाइस से मिल रहा है, यानी कि वो डिवाइस हीट इंजन की तरह काम कर रहा है। इस ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं, 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 आए, फिर 3 से 4 आए, फिर 4 से 1 गए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव आपको मिलेगा। कितना मिलेगा मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर डायरेक्शन ऑफ द साइकिल आप चेंज कर देंगे, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से 2 गए, 2 से 1 गए, अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में वो जो डिवाइस है वो रेफ्रिजरेटर या पंप की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर जो डिवाइस दे रखा है ये एक हीट इंजन की तरह काम कर रहा है। वर्क डन बाय दिस हीट इंजन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली QH माइनस QL हो जाएगा। जितना हीट हमने इनपुट किया उसमें से माइनस कर दीजिए QL, तो वर्क डन मिल गया। वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QL। ये कैसे आया? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया। आप देख रहे हैं कि जो गैसियस सिस्टम है ये अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, यानी कि डेल्टा U ऑफ द सिस्टम दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा Q दिस इज इक्वल टू डेल्टा W। इस सिस्टम में जितना नेट हीट इनपुट हुआ उतना वर्क डन होगा। नेट हीट इनपुट कितना हो गया? QH हीट इधर से गया, QL हीट इधर से निकल गया, तो नेट हीट इनपुट क्या हो जाएगा? QH माइनस QL दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस हीट इंजन। तो वर्क डन ये हो गया। इफिशियंसी क्या होता है? वर्क डन डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो क्या हो जाएगा? QH माइनस QL डिवाइडेड बाई QH। तो इस इफिशियंसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस
QL डिवाइडेड बाई QH। तो ये तो जेनरिक फार्मूला है, ये हर तरह के हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हीट इंजन में रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल साइकिल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे वो हीट इंजन कार्नो इंजन हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, ये तो जेनरिक फार्मूला है फॉर एनी काइंड ऑफ जेनरिक हीट इंजन। अब कार्नो इंजन में इस फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस QL और QH को हम लोग TH और TL के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप QH का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। QH क्या है? QH है हीट इनपुट इन द प्रोसेस व्हेन द गैस गोज फ्रॉम 1 to 2। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल्टा U इस प्रोसेस में 0 है। 1 से 2 जाने में डेल्टा U 0 है। डेल्टा U 0 है, इसका मतलब डेल्टा Q दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा W। यानी कि 1 से 2 जाने में जो हीट इनपुट होगा दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस इन गोइंग फ्रॉम 1 to 2। अब 1 to 2 क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? बहुत सिंपल उसका फॉर्मूला है। किसी भी प्रोसेस में वर्क डन हो जाता है P इंटीग्रल dV। P की जगह हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं P इक्वल टू nRT बाई V। तो लिख दो nRT बाई V इंटू dV। अब ये T कांस्टेंट है, V इनिशियल है कितना? V1, V फाइनल है V2। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा nRTH कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर T तो सब जगह TH है ना। 1 से 2 जाने में टेम्परेचर कितना है? TH है, तो लिख दीजिए nRTH इंटू ये हो जाएगा ln V2 बाई V1। ये क्या आ गया? ये हमें मिल गया वर्क डन बाय द गैस इन गोइंग फ्रॉम 1 to 2। तो क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो जितना वर्क डन होगा उतना हीट इनपुट होगा। यानी कि QH की वैल्यू आ गई nRTH ln V2 बाई V1। 1 से 2 जब गैस जा रहा है तो वर्क डन बाय द गैस इतना है nRTH ln V2 बाई V1। जितना वर्क डन बाय द गैस है उतना ही है हीट इनपुट इनटू द सिस्टम। QH अमाउंट ऑफ हीट आप डाल रहे हैं सिस्टम में, सो दिस QH विल बी nRTH ln V2 बाई V1। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग QL भी फाइंड कर सकते हैं। वो हो जाएगा nRTL, यहाँ पर हो जाएगा ln V3 बाई V4 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। आपको फाइंड करना है वर्क डन इन द प्रोसेस इन गोइंग फ्रॉम 3 to 4। ध्यान ये रखना है कि वर्क डन इस प्रोसेस में नेगेटिव होगा, तो जो एक्चुअल QL आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें देखो हीट रिलीज हो रहा है ना, सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अभी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट हीट रिलीज लिया है, इसलिए QL की वैल्यू देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना। V3 ज़्यादा है, V4 कम है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, ये QH भी क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस केस में तो ये पॉजिटिव है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू भी QH के बराबर होगा। इस केस में देखो 3 से 4 जाने में हीट सिस्टम में से निकल रहा है, तो अगर आप साइन कन्वेंशन लोगे तो QL की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हम लोगों ने यहाँ पर QL का मैग्नीट्यूड लिया है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, तो QL क्या हो गया? nRTL ln V3 बाई V4। तो हमें इफिशियंसी के लिए क्या चाहिए? QL बाई QH चाहिए। तो QL बाई QH जब आप करिएगा तो NR कैंसिल हो जाएगा, TL बाई TH आएगा। अब ये आएगा ln V2 बाई V1 और यहाँ आएगा ln V3 बाई V4। तो क्या V2 बाई V1 और V3 बाई V4 इसमें कोई रिलेशन है क्या? क्या ये दोनों सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि देखो 2 और 3 क्या है? ये एक एडियाबैटिक कर्व से कनेक्टेड हैं। ये जो 2 है और ये जो 3 है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक एडियाबैटिक कर्व है। और हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में T इंटू वी टू द पावर गामा -1 ये कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो आप 2 और 3 इन दोनों को जो कनेक्ट करता हुआ एडियाबैटिक कर्व है ना, उस पे ये वाला इक्वेशन लिखिए, T इंटू वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि TH इंटू वी टू द पावर गामा -1 दिस इज इक्वल टू TL इंटू V3 टू द पावर गामा -1, ये लिख सकते हैं। उसी तरह 1 और 4 इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ भी देखो एक एडियाबैटिक कर्व है। इस कर्व पे भी आप ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं, TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा TH इंटू V1 टू द पावर गामा -1 दिस इज इक्वल टू TL
इंटू V4 टू द पावर गामा -1। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इन दोनों रिलेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, TH ये कैंसिल हो जाएगा, TL कैंसिल हो जाएगा, V2/V1 टू द पावर गामा -1 दिस इज इक्वल टू V3/V4 टू द पावर गामा -1। यानी कि आपको मिल जाएगा कि V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको और इसको डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये TH गया, ये TL गया, तो क्या मिल गया V2/V1 टू द पावर गामा -1 दिस इज इक्वल टू V3/V4 टू द पावर गामा -1। दोनों साइड से ये पावर हट जाएगा, इसको जब पावर हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V2/V1 दिस इज इक्वल टू V3/V4। तो ये रिलेशन ट्रू होता है इस कार्नो साइकिल में, V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। और इस रिलेशन का मतलब क्या है, V2/V1 यानी कि दिस वॉल्यूम बाई दिस वॉल्यूम, ये जो एक्सपेंशन का रेशियो है दिस इज इक्वल टू V3/V4, ये वाला रेशियो, यानी कि V2/V1 इस वॉल्यूम का रेशियो दिस इज इक्वल टू V3/V4। यानी कि जिस रेशियो से ये गैस एक्सपैंड किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, वही रेशियो है कॉम्प्रेशन वाले प्रोसेस में भी। तो V2/V1 दिस इज इक्वल टू V3/V4। इसको आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, V2/V4 दिस इज इक्वल टू V1/V3 ये मिल जाएगा। यानी कि आपको याद करने का एक आसान तरीका है कि ये जो कार्नो साइकिल बनता है इसमें एक क्वाड्रिलैटरल टाइप का आपको डायग्राम मिलता है। उस क्वाड्रिलैटरल के जो ऑपोजिट डायगोनल्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा कि डायगोनल वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। ये 2 है, ये 4 है, तो V2 इंटू V4 दिस इज इक्वल टू V1 इंटू V3। ये हो गया कार्नो साइकिल की पहचान। अगर कार्नो साइकिल वाला प्रोसेस होगा तो उसमें ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा ही, V2/V4 इज इक्वल टू V1/V3। तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करें, किस रिलेशन का, कि V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4 और आप QL/QH फाइंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ln V2/V1 दिस इज इक्वल टू ln V3/V4। ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। जब हम लोग QL/QH फाइंड करने जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को ये मिल जाएगा कि QL/QH दिस इज इक्वल टू TL/TH। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। जब इसका रेशियो लीजिएगा तो NR तो कैंसिल हो गया, ln V2/V1 दिस इज इक्वल टू ln V3/V4 ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा, QL/QH इज इक्वल टू TL/TH। तो ये जो रिलेशन हमने अभी प्रूव कर दिया ना, दिस इज द मोस्ट जनरल रिलेशन। कोई भी कार्नो डिवाइस हो ना, यानी कि वो हीट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो या पंप हो, सब में ये वाला रिलेशन ट्रू होता है। रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर, उसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एनर्जी सोर्स एंड द एनर्जी सिंक। ये जो हायर टेम्परेचर है ना, इसको कहते हैं एनर्जी सोर्स, क्योंकि ये हीट का सोर्स है ना उस इंजन के लिए। और ये जो लोअर टेम्परेचर वाला है उसको कहते हैं एनर्जी सिंक, क्योंकि इसमें एनर्जी आपका सिंक कर रहा है, वापस जा रहा है। तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया सिंक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि QL/QH इज इक्वल टू TL/TH। यानी कि दुनिया का कोई भी कार्नो डिवाइस हो, कार्नो साइकिल हो, उसमें ये वाला रेशियो तो ट्रू होता ही है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, देखो QL है हीट ट्रांसफ़र, QH है हीट ट्रांसफ़र। इस हीट ट्रांसफ़र का जो रेशियो होता है दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना ये TL और TH एब्सोल्यूट स्केल में है। ये जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं है, ये केल्विन में होना है। TL और TH को केल्विन में होना है। यहाँ पे ध्यान रखना T हैज़ टू बी इन केल्विन, अगर केल्विन में नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस पूरे कार्नो साइकिल वाले टॉपिक का। इस रिलेशन को याद रखो, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कार्नो साइकिल, कार्नो डिवाइस, कार्नो इंजन का सॉल्व कर लोगे। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी हीट इंजन हो उसका इफिशियंसी तो ये होता है 1 - QL/QH। और अगर वो हीट इंजन कार्नो इंजन है तो QL/QH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, TL/TH। यानी कि कार्नो इंजन में हम लोग लिख सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - TL/TH। तो ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नो हीट इंजन। दोनों में से कौन फॉर्मूला सही है? ऑब्वियसली दोनों फॉर्मूला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
कार्नो हीट इंजन के लिए दोनों फार्मूला आपको सेम वैल्यू ऑफ इफ़िशियंसी देगा। लेकिन अगर कोई हीट इंजन कार्नो साइकिल नहीं फॉलो कर रहा है या वो कार्नो हीट इंजन नहीं है, तो उस केस में ये वाला फार्मूला सही होगा। उस केस में भूल करके भी प्लीज़ डोंट अप्लाई दिस फार्मूला, दिस में गिव यू रॉन्ग रिजल्ट। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ हीट इंजन, चाहे वो हीट इंजन में रिवर्सिबल साइकिल हो, इरिवर्सिबल साइकिल हो, कार्नो साइकिल हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्नो हीट इंजन में ही एप्लीकेबल है। अगर इसके अलावा किसी और हीट इंजन में आप इस टेम्परेचर वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको गलत आंसर दे सकता है। और बच्चों, अभी हमने ये डिराइव कर दिया कि QL/QH दिस इज इक्वल टू TL/TH। तो ये जो रिलेशन है किसी भी कार्नो साइकिल के लिए एप्लीकेबल है, ट्रू है। तो अगर कोई कार्नो डिवाइस रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है या पंप की तरह काम कर रहा है तो उसमें भी ये फॉर्मूला सही होगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग उस कार्नो डिवाइस को एज अ रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर के केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा क्या हो जाता है? बीटा रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कितना हीट वो एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है लोअर टेम्परेचर से, यानी कि QL डिवाइडेड बाई कितना वर्क इनपुट कर रहे हैं, W। ये होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, क्या होता है कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया लोअर टेम्परेचर से, QL/W। अब W क्या होता है? W तो हर कोई जानता है, ये होता है QH माइनस QL। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू QL/QH माइनस QL, ये हर कोई जानता है। तो ये तो जो फॉर्मूला हमने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए ट्रू है, QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL। लेकिन अगर उस रेफ्रिजरेटर के वर्किंग सब्सटेंस में कार्नो साइकिल हो रहा है तो QL QH और इस QL को आप TL और TH के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो उस केस में बीटा क्या हो जाएगा? QL की जगह आप लिख दो TL और QH की जगह आप लिख दो TH माइनस TL, ऐसा लिख दोगे तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट रेफ्रिजरेटर दे देगा। लेकिन ये कब ट्रू होगा? अगर उस रेफ्रिजरेटर के वर्किंग सब्सटेंस में, उस गैस में कार्नो साइकिल हो रहा है। तो अगर कार्नो साइकिल होगा तो आप हीट के बदले उसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है ना एब्सोल्यूट स्केल में, वो लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन को ध्यान में रखना, QL/QH दिस इज इक्वल टू TL/TH। ये मास्टर रिलेशन है, ये हीट इंजन में भी काम में आता है, ये रेफ्रिजरेटर में भी काम में आता है, ये पंप में भी काम आता है, प्रोवाइडेड वो तीनों डिवाइसेज कार्नो साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। उनमें जो वर्किंग सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस में कार्नो साइकिल हो रहा है तो। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर JEE मेंस का। अ कार्नो इंजन वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर बिटवीन 250K एंड 300K। इट रिसीव्स 500 कैलोरी हीट फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट द लोअर टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच साइकिल टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज। हम लोग जानते हैं कि जो QL/QH होता है, ये क्या हो जाता है? ये होता है TL/TH। L मतलब लोअर टेम्परेचर, H मतलब हायर टेम्परेचर। तो QL क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि QL की वैल्यू है 500 कैलोरीज। QH हम लोग अभी फाइंड कर लेंगे। TL कितना है? TL है 250 केल्विन और TH है 300 केल्विन। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 250 500 2 हो गया, 300 इंटू 600 हो गया, यानी कि QH की वैल्यू आ गई 600 कैलोरी। QL कितना है? QL है ऑब्वियसली दे रखा है क्वेश्चन में 500 कैलोरी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन होता है QH माइनस QL दिस इज इक्वल टू 100 कैलोरी। इस क्वेश्चन में आंसर संभवतः जूल्स में था, तो 100 कैलोरी को जूल में कर लीजिए, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा 420 जूल। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही था। इसमें आपको इफिशियंसी वगैरह कुछ नहीं फाइंड करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इस दोनों टेम्परेचर को यूज़ करके इफिशियंसी फाइंड करते हैं, फिर उससे QH वर्क डन वो सब फाइंड करते हैं। वो सब मत करिए, आप सीधे सीधे इस रिलेशन का यूज़ करिए। ये जो रिलेशन है ना QL/QH इज इक्वल टू TL/TH, ये मास्टर रिलेशन है। ये हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, पंप सब में एप्लीकेबल होता है, प्रोवाइडेड वो कार्नो इंजन हो, प्रोवाइडेड उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है ना वो कार्नो साइकिल में ऑपरेट कर रहा हो। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिए, इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। QL/QH इज इक्वल टू TL/TH।